हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना है परक्यूजिट्स। इससे पहले हम लोग ने अलाउंसेस पे डिस्कशन कर लिया था एचआरए के ऊपर। अलाउंसेस में हम लोगों ने टैक्सेबल अलाउंसेस सारे के सारे स्टडी कर लिए थे। अगर हम लोग बात करें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी का, इसमें हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया। बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, बोनस, कमीशन, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, लीव सैलरी सब फुल्ली टैक्सेबल होता है। सो हम लोगों ने ऐड किया। नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर पे टैक्सेबल अलाउंसेस हम लोग ने स्टडी किया था। टैक्सेबल अलाउंसेस में हम लोग ने पढ़ा कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं। लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदेश में रह के अपने कोई सर्विसेज दे रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज है ना, उसको अगर जो भी अलाउंसेस मिलते हैं पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होता है। अगर कोई भी जज है उसको कोई भी कंपनसेटरी अलाउंस मिल रहा है, या फिर अगर आपको यूएनओ से कोई अलाउंस मिल रहा है, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो एक सर्टेन लिमिट तक एग्जाम्प्ट होते हैं। लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में जो एग्जामेशन मिलता है, कंपनी आपको चाहे जितना भी पैसा दे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब होता है क्या, उसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कि 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। एंड अगर कंपनी आपको चिल्ड्रन के हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस दे रही है, तो ऐसे में कितना एग्जाम्प्ट होता है, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का रिडक्शन वैसे तो खत्म हो गया सबके ऊपर से, लेकिन ऑर्थोमेटिकली हैंडीकैप्ड अगर कोई बंदा है तो उसका 3200 रुपीज पर मंथ एग्जामेशन मिलता है। नेक्स्ट कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जितना आपने खर्च कर दिया, एग्जाम बचा लिया तो टैक्सेबल। लाइक ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, है ना, एकेडमिक अलाउंस। तो ये सब जो अलाउंसेस होते हैं, ये हेल्पर अलाउंस, ये सब क्या होते हैं, ये सब जितना आपने ऑफिस पर्पज में खर्च कर दिया, एग्जाम बचा लिया तो टैक्सेबल। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एचआरए का एग्जामेशन। तो एचआरए का एग्जामेशन सर किस केस में मिलेगा, ध्यान रहे, अगर आप किराए पे कुछ खर्च कर रहे हो तो, है ना। अगर आप किराए पे 1 रुपया नहीं खर्च करते हो तो एचआरए जितना मिलेगा पूरा टैक्सेबल है सर। क्लियर। और ऐसा कब होता है, जब आप जिस जगह पे रह रहे हो उसी जगह पे आपका खुद का मकान हो, तो किराए पे 1 रुपया नहीं खर्च हो रहा, तब एचआरए पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। वरना एचआरए का आपको, अगर आप किराया देते हो तो बिल्कुल आपको कंपनी से एचआरए मिल रही है, आप किराया भी दे रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। उसमें फॉर्मूला चलाना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, 40 या 50% ऑफ सैलरी, जिसमें हमने पढ़ा था। यहाँ पे 40 या 50% ऑफ सैलरी की बात हो रही है। 50% अगर मेट्रो सिटी है तो, अगर अदर देन मेट्रो सिटी है तो 40%। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या होता है, एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है वो देख लो। और तीसरा नंबर होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो तीनों में से कम फिगर होगा वही एग्जाम्प्ट होगा। और एक और चीज इसमें एक बात ध्यान देने लायक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एचआरए जब कैलकुलेट करते हैं एग्जाम्प्ट एचआरए, तो सैलरी का मतलब क्या होता है। तो सैलरी में सिर्फ दो चीज, हाँ बोलो। फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल, यानी यहाँ पे सैलरी का मतलब सिर्फ 3 चीज होती है, बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल, जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली आपको बेसिक प्लस डीए, है ना, ऐसे समझ लो। अब यहाँ पे क्या है, टैक्स। और इसके अलावा अब इन सारे एचआरए मैंने बता दिया, अब इसके अलावा जो भी उल्टे पुल्टे नाम से अलाउंसेस मिलेंगे, है ना, अदर अलाउंसेस के नाम पे मिल रहा है, या फिर सपोज करो लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, डॉग अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ये सब पूरी तरह से क्या होता है सर, टैक्सेबल होता है। जितने एग्जाम्पशंस थे लगभग आपने कवर कर लिया। नाउ थर्ड नंबर, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। आज हम लोग का ये टॉपिक है, थर्ड पॉइंट। सो परक्यूजिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब परक्यूजिट्स होता क्या है, चलिए इसको देखते हैं। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। नाउ परक्यूजिट्स, तो व्हाट इज परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स होता क्या है, परक्यूजिट्स आर द एडेड बेनिफिट्स, या फिर कहते हैं एमोलमेंट ऑफ फैसिलिटीज, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी होती है, रिसीव बाय द एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट। जनरली परक्यूजिट्स आर वैल्यूड एट अ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि परक्यूजिट क्या होता है, परक्यूजिट्स आर द एडिशनल बेनिफिट्स जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट। जब तक आप नौकरी में रहोगे आपको ये सुविधा मिलेगी। नौकरी से आप बाहर होते हो फिर ये सुविधा आपकी क्या हो जाती है, छीन ली जाती है। सही है। तो इसमें किस तरह की फैसिलिटीज मिलती है, एकोमोडेशन की फैसिलिटीज, कुछ बेनिफिट एमिनिटीज भी मिलती है कंसेशनल रेट पे। कंसेशनल रेट मतलब नॉर्मली किसी को 2000 में दे रहे तो आपको 1500 में दे रहे हैं, तब भी 500 का फायदा हुआ ना, तो वो भी एक बेनिफिट ही है।
फिर कोई अगर आपकी लाइबिलिटी है और आपकी लाइबिलिटी का पेमेंट कौन कर रहा है, आपकी कंपनी कर दे रही है। तो इस तरह से और भी कई एश्योरेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट, आपका लाइफ इंश्योरेंस करा रही है, उसका पेमेंट कंपनी कर दे रही है। वैल्यू ऑफ अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, और भी कई फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं। तो परक्यूजिट्स को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग पर्क्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ एडेड बेनिफिट ही आप बोलो, बेटर है ना। या फिर इसको कई लोग बोलते हैं पर्सनल बेनिफिट। क्या बोलते हैं, पर्सनल बेनिफिट, जो कंपनी आपको देती है। क्यों देती है, बिकॉज आपका डेजिग्नेशन ऐसा है, आपकी पोस्ट ऐसी है, तो आपके उस पोस्ट और उस डेजिग्नेशन के कारण आपको वो फैसिलिटी दी जाती है। क्लियर। और ये कब तक मिलेगी, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, जब तक आप एम्प्लॉयमेंट में हो तब तक। नाउ ये सारे परक्यूजिट्स है जिनको हमें स्टडी करना है। आइदर एकोमोडेशन यानी रहने की सुविधा, कोई मूवेबल एसेट आपको बेच दिया है ना, सेल कर दिया मूवेबल एसेट, एंड इमूवेबल एसेट आपको क्या कर दिया, यूज करने के लिए दिया है। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई की सुविधा है, इंश्योरेंस की सुविधा दिया, फ्री एजुकेशन की सुविधा दिया, लीव ट्रेवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, गिफ्ट वाउचर टोकन एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज। अब यहाँ पे एक और चीज पे ध्यान देना होगा, ये जो दिया है स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, कुछ ऐसे परक्यूजिट्स होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं। अगर आप नॉन स्पेसिफाइड हो तो आपके लिए वो टैक्सेबल नहीं है, आपकी सैलरी में ऐड नहीं होने वाला। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता कौन है, बेसिकली कंपनी का डायरेक्टर अगर आप हो तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में आते हो, या फिर एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, आप कंपनी में एम्प्लॉय भी हो और कंपनी में शेयर होल्डर भी हो, और अगर आपके शेयर्स कितने से ज्यादा हैं, 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है आपकी, है ना। हैविंग द बेनिफिशियल ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 50,000, यानी अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए से क्या है, ज्यादा है, तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप क्या कहलाते हो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, है ना। अब यहाँ पे सैलरी जो कैलकुलेट कर रहे हो 50,000, यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेज है, सारे टैक्सेबल अलाउंसेज। यानी कहां तक, आप सिंपल सा बोल सकते हो अप टू 2 पॉइंट, कितने तक, ये अप टू 2 पॉइंट कैसे मैं बोल रहा हूँ, अब ये देखो कंपुटेशन। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना परक्यूजिट्स, तो परक्यूजिट से ऊपर तक का जितना सैलरी सब जोड़ लो, है ना। तो यहाँ पे हो गया सेल, अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे परक्यूजिट्स हम लोग पढ़ेंगे जो सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल है, स्पेसिफाइड के लिए। यहाँ देखो ये रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में समझाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नॉर्मल परक्यूजिट्स जो लगभग मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज को मिलती है। और आपको जब कोई ऐसा केस मिलेगा तो आपको देखने को जरूर मिलेगा कि उसमें क्या है, उसमें एकोमोडेशन की सुविधा है। जैसे हमने नहीं रेलवे वाले बात करते, रेलवे बौलिया कॉलोनी नहीं है, आपने देखा यहाँ पे गोरखपुर में, तो रेलवे कॉलोनी में देखो तो वहां पे क्या है, लाइन से रेलवे के एम्प्लॉय सब रहते कि नहीं रहते, तो यानी कि वो किसने सुविधा दिया हुआ है, रेलवे ने सुविधा दे रखा है। तब उस मकान की वैल्यू कैसे उनकी सैलरी में ऐड होगी, बात समझे। तो मकान की वैल्यू मतलब मकान का कॉस्ट मत निकालने लगना, यहाँ पे मकान की वैल्यू का मतलब क्या है, उसका जो किराया बनता है, क्या बनता है, किराया। उसका किराया तो कुछ तो बनता है ना, तो आपको वो निकालना पड़ेगा कि कितना किराया बनता है साल भर का उसका, वो उनकी सैलरी में क्या होना चाहिए, ऐड। ठीक। तो वो कैसे आखिर में मकान की वैल्यू निकाली जाती है, आप इस तरह से, और भी कई प्राइवेट कंपनियां भी होती है, वो भी एकोमोडेशन की सुविधा देती हैं। तो प्राइवेट कंपनी कई बार जो एकोमोडेशन की सुविधा देती है, कई बार उनका खुद का बिल्डिंग होता है, कई बार वो किराए पे लेके देती हैं कि ठीक है चलो आप बस रहो, हम किराया दे रहे हैं उसका, तो कंपनी रेंट पे कर रही है, आपको नहीं रेंट पे करना। बाकी गवर्नमेंट तो ज्यादातर अब उनका खुद का प्रीमाइसेस होता है, जैसे रेलवे कॉलोनी मैंने बोल दिया। जैसे इस तरह से अगर यूनिवर्सिटी में जाओगे तो यूनिवर्सिटी के पीछे नहीं, उधर साइड है ना पूरा प्रोफेसर्स कॉलोनी है ना। इसी तरह से जुबली इंटर कॉलेज में जाओगे तो वहां पे पीछे है टीचर्स कॉलोनी बना दिया है ना, तो वहां पे वो लोग रहे। तो कहने का मतलब है क्या, मकान की वैल्यू कैसे आपकी सैलरी में ऐड होगी, ये हम लोग को समझना है। तो इसको समझने के लिए इस चार्ट से बेहतर चार्ट ये है
दिस चार्ट ये मैंने बनाया, आई थिंक काफी इजी है समझने में। तो ये देखो, ये चार्ट देखो क्या बताता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द समझना होगा, वैल्यू ऑफ फ्री एकोमोडेशन। यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ ना, वैल्यू ऑफ फ्री एकोमोडेशन। तो वैल्यू ऑफ फ्री एकोमोडेशन का मतलब क्या है? तो ध्यान रहे, वैल्यू ऑफ फ्री एकोमोडेशन का मतलब है कि आपको कंपनी ने क्या दिया है? मकान दिया है रहने के लिए। क्या दिया है? और वो फ्री है। फ्री मतलब उसका रेंट वेंट आपको नहीं दे रहा है, ठीक। और एक होता है कंसेशनल रेंट। क्या होता है कंसेशनल रेंट? मतलब कुछ सैलरी से आपके कटेगा समथिंग। सपोज दो, मान लो 4,000 रुपये रेंट होता है, आपकी सैलरी से हर महीना हम 1,000 रुपये काटते हैं, तो कंसेशनल वैल्यू कितनी आई? 3,000। 4,000 रेंट बनता है आपसे, तो हम 1,000 रुपये ले रहे हैं। कितने का फायदा आपको हो रहा है? तो यही आपकी सैलरी में ऐड होगी, ये आपको बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें किसकी, ये तो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन हो गया। अब इसमें देखो सबसे पहली चीज, अब जो एकोमोडेशन है वो है कैसा? इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, अनफर्निश्ड और फर्निश्ड, ठीक है ना। अनफर्निश्ड और फर्निश्ड हो सकता है, दिस वन, ठीक है। अभी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड में क्या फर्क होता है देख ही रहो। अनफर्निश्ड मतलब खाली रूम दिया है रहने के लिए। और अगर हम लोग डिस्कस करें फर्निश्ड में क्या हो गया, इसमें क्या ऐड कर लीजिए, फर्नीचर ऐड कर दीजिए। कई बार ऐसी जगह होती है जहां पर रहने जाते हो, फर्नीचर फर्नीचर वर्नीचर सब लगे हुए हैं, है ना, फर्निश्ड है। आपको बस कपड़े लत्ते लेके जाना है, बात समझे। और एक होता है खाली रूम, तो खाली रूम लिया, बाकी सारा सामान वामान उठा के आपको ले जाना पड़ेगा, इधर से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो दैट इज अनफर्निश्ड होता है। तो पहले आपको ये समझना है कि मकान किस तरह का मिला है आपको, या फिर जो भी आपका क्लाइंट है जिसका आप बैठ के इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, उसको मकान कैसा मिला है, फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड, ठीक है। फिर अब देखना है कि भाई वो एम्प्लॉय है कैसा, एम्प्लॉय क्या है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि भाई वो एम्प्लॉय है कैसा, आइदर इट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। वो एम्प्लॉय कैसा है, गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग तरीके से हमें करना है, नॉन गवर्नमेंट का अलग तरीके से करना है। अब नॉन गवर्नमेंट तो नॉर्मली अपने प्रीमाइसेस में ठहराती है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो बिल्डिंग एम्प्लॉय का खुद का हो, एम्प्लॉयर का, या फिर एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दिया हो। तो यानी इसमें दो केसेस देखने को मिलते हैं। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करेंगे तो दो केसेस हो सकते हैं। ओनर जो है वो हो सकता है एम्प्लॉयर हो, किसका, उस घर का, या फिर हो सकता है ओनर ना हो उस एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर हो सकता है उस मकान का ओनर हो, या फिर हो सकता है मकान उसने किराए पे लेके फिर आपको दिया हो, दोनों हो सकता है, ठीक। तो समझे ना, पहले तो 3 क्वेश्चन आपको अपने से करना है। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या, कि कौन सा एकोमोडेशन है, फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड। दूसरा, अब अगर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट क्लियर हो गया, चलो वो नॉन गवर्नमेंट है, तो फिर और क्लियर करोगे कि मकान एम्प्लॉयर का खुद का है कि मकान एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दिया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, चलो सबसे पहला कंडीशन, सपोज हमें मिला आंसर किसका, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मकान की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ बहुत सिंपल सा दिया है, यहाँ पे अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो अपना दिमाग लगाने नहीं है। क्यों नहीं दिमाग लगाना सर, एज पर गवर्नमेंट रूल होगा, एज पर गवर्नमेंट रूल। एज पर गवर्नमेंट का रूल का क्या मतलब है, एज पर गवर्नमेंट रूल मतलब होता है जो गवर्नमेंट लिख कहेगा आपके मकान की वैल्यू, आपका मकान आपकी सैलरी का 10% है, तो अगर वो कहते हैं सैलरी का 10% है तो बिल्कुल सही, सैलरी के 10% आपके मकान की वैल्यू मान ली जाएगी। अगर क्या कहता है 20% है, तो 20% आपके मकान की वैल्यू मान ली जाएगी। क्लियर, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पे है क्या, तो ये तो हो गया गवर्नमेंट रूल, बहुत सिंपल सा हो गया कि यहाँ पे बोला गया कि सैलरी का 10% आपके मकान की वैल्यू हो गया, कि सैलरी का 15% आपके मकान की वैल्यू होगी। तो गवर्नमेंट जो आपको पे स्लिप देती है ना, पे स्लिप में आपका मेंशन रहता है ना।
मकान की वैल्यू क्या माना जाएगा? तो गवर्नमेंट रूल बहुत सिंपल सा होता है, रेलवे में काम करो तो 10% है कि 15% है, अकॉर्डिंग टू द सिटी भी होता है कि सिटी कौन सी है आपकी, उसी के हिसाब से। मतलब कि आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिल गया तो आपको उसका केस अगर आप देख रहे हो तो आपको मकान की वैल्यू कैलकुलेट करने में दिमाग ज्यादा नहीं खर्च करना। नेक्स्ट, अगर मकान के साथ साथ उसको फर्नीचर भी ऐड करके दिया गया, फर्निश्ड एकोमोडेशन है, तो सीधा सीधा फर्नीचर कॉस्ट का 10%। मान लो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, 1 लाख का फर्नीचर उसमें डाल के रखा हुआ है, तो 1 लाख का फर्नीचर डाल के रखा है तो 1 लाख का 10% निकालो, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए आपके मकान की वैल्यू, मतलब 10,000 मकान की वैल्यू में ऐड कर लेना। सही है ना? मकान की वैल्यू जो भी आएगी, सपोज मकान की वैल्यू 26,000 आ रही है तो 26,000 में 1,000 और जोड़ लो, हो गया कितना? 27,000। दिस इज योर फर्निश्ड एकोमोडेशन वैल्यू। फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। क्लियर है? क्योंकि देखो फर्नीचर तुम ले तो नहीं जाओगे ना, फर्नीचर बस यूज कर रहे हो ना, तो 10% एक तरह का डेप्रिसिएशन हुआ। हाँ, रेंट पे। अब जैसे यहाँ पे मान लो तुम्हारे मकान की आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी सपोज करो 4 लाख रुपए। कितनी है? 4 लाख है, 4 लाख है। अब 4 लाख में 4 लाख का 10% हो गया, मान लो गवर्नमेंट कहती है 10% आपके मकान की वैल्यू है, तो 40,000 आपकी क्या हो गई? मकान की वैल्यू। 1 लाख का फर्नीचर भी उसमें इंक्लूड है, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 हो गया। 10,000 हो गया, ओवरऑल कितना हो गया? 50,000 हो गया आपके मकान की वैल्यू। अब ये 50,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होगा, परक्यूजिट्स की वैल्यू क्या निकली? 50,000। अब ये 50,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होगा और उसके ऊपर जो भी स्लैब रेट होगा अपना स्लैब रेट लगेगा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, और क्या, स्लैब रेट मतलब क्या लगता है, और क्या, परक्यूजिट ऐड होना है भाई। आप मकान की वैल्यू निकाल क्यों रहे हो? क्योंकि सैलरी में क्या करना है? ऐड। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट है। नाउ नेक्स्ट, चलिए ये तो हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट रूल हो जाता है। नेक्स्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस देखते हैं। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर केस अगर डिस्कस करें तो वहां पे पहले देखना है एम्प्लॉयर क्या उस मकान का ओनर है। अगर एम्प्लॉयर ओनर है उस मकान का, जो मकान आपको दिया गया है, तब आप चेक करोगे पॉपुलेशन, कि उसने जो मकान जहां पे भी दिया रहने के लिए, है ना, किस जगह पे, कैसी जगह पे, तो वहां की पॉपुलेशन चेक करनी होगी। वहां की पॉपुलेशन क्या है? तो हो सकता है वहां की पॉपुलेशन क्या हो, 10 लाख से नीचे हो। अच्छा, ये पॉपुलेशन वाला कुछ अमेंडमेंट हुआ है, सॉरी, वी नीड टू चेक इट एंड अमेंड इट। ये क्लियर टेक्स्ट वाली साइट खोल लो, ज्यादा बेटर होती है। ये चेंजेस हुए कब है? ये चेंजेस किए गए वही 1 सितंबर 2023 से। तो इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो क्या है, जो देख लेते हैं। टेबल थोड़ा चेंज किया गया है। पहले अप टू 10 लाख 5% होता था, अच्छा नहीं 7.5 होता था। लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, 7.5% यहाँ पे। न्यू रेट्स ये कब तक थे? 1 सितंबर तक, और 1 सितंबर के बाद से देखो न्यू रेट आ गया। पहले 7.5% हम लोग देखते थे 10 लाख एम्प्लॉय के ऊपर, जो कि अभी हम लोग का ये टेबल में दिख रहा है, दिख रहा है ना। बट नाउ चेंज हो गया, अब अप टू 10 लाख नहीं, अप टू 15 लाख हो गया 5%। सही है? एंड देन 15 लाख से 25 लाख, सॉरी 40 लाख तक
कितना हो गया, अगर वहां की पॉपुलेशन तो 7.5%, और अगर 40 लाख से अबव पॉपुलेशन वहां की है तो वहां पे कितना हो गया, 10%। यानी यहाँ पे ये स्लैब रेट चेंज हो गया। मतलब ये जो चेंजेस है आप देख लो कब से चेंजेस हुआ है। पहले 7.5, 10, 15 था, अब 15 नहीं है, अब मैक्सिमम कितना है, 10%। अच्छा है ना, कम वैल्यू ऐड होगी अब आपकी सैलरी में, मकान की वैल्यू कम ऐड होगी। यानी कहने का मतलब गवर्नमेंट का सीधा सीधा ये है कि गवर्नमेंट कहना चाहती है कि 10% से ज्यादा आपके मकान की वैल्यू हम नहीं मानने वाले आपकी सैलरी को। ठीक, तो यहाँ पॉपुलेशन पे ध्यान देना होगा आपको। तो हम लोग का यहाँ टेबल वी नीड टू अमेंड, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 15 लाख। 15 लाख तक कितना होगा, 5%, एंड 15 लाख टू 40 लाख कितनी हो गई है, 7.5%। एंड देन 40 लाख से अबव अगर है तो आप अपने सैलरी का 10% निकाल लेना, आपके मकान की वैल्यू वही होगी। क्लियर हो गया। सवाल उठता है सर जगह की पॉपुलेशन पता कैसे चलेगी, हाउ वी कैन गेट द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस, सेंसस, जनगणना, इसके थ्रू हमें हमें सेंसस का रेफरेंस लेना पड़ता है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जैसे लाइक देवरिया सिटी है, तो देवरिया सिटी में हम लोग क्या ले सकते हैं, 15 लाख से कम, है ना। गोरखपुर सिटी 15 लाख से अधिक, 40 लाख के बीच में आएगा, तो 7.5% ऑफ सैलरी आपको देना होगा। देन लखनऊ है, कानपुर है, दिल्ली है, इन सब में 40 लाख से अबव है, तो वहां पे कितना हो गया, अगर वहां पे अगर आपको मकान रहने के लिए दिया गया तो, क्लियर हो गया सबको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10% ऑफ सैलरी। तो ये बहुत सिंपल सा है, आई थिंक मकान की वैल्यू इजिली निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट सर, मकान में फर्नीचर भी ऐड करके अगर कंपनी ने दिया है तो हो सकता है कंपनी के अगर खरीद के लगा दे या किराया दे। अगर कंपनी ने खरीद के लगा के रखा हुआ आपके घर में फर्नीचर, मान लो 1 लाख का फर्नीचर लगा लिया, तो वही है सीधा सीधा 10%, 10,000 रुपये सैलरी में ऐड होगी, मकान की वैल्यू में ऐड होगी। हो सकता है कि कंपनी ने वो जो भी तुम्हारे घर में हाउस होल्ड लगा रखा है, फर्नीचर वर्नीचर लगा रखा है, वो किराए पे लेके दे रहा है। जैसे मान लो लाइट की बड़ी समस्या है, तो जनरेटर किराए पे लेके लगा दिया, और कंपनी खुद उसका किराया हर महीना देती है 5,000 रुपये, तो कंपनी तो किराया दे रही है ना 5,000 रुपये, 12 × 5 = 60,000 रुपये, 60,000 रुपये आपकी सैलरी में क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है, मकान की वैल्यू में ऐड होने वाला है। कुछ समझे कि नहीं समझे। सो दिस इज द पॉइंट। अगर कंपनी ने कुछ चीजें खरीद के लगा दी, कुछ चीजें किराए पे लेके लगा दी, तो जितना किराया कंपनी देती है वो पूरा मकान की वैल्यू में ऐड होगा। अगर कुछ खरीद के लगाई है तो उसका सिर्फ 10% आपके मकान की वैल्यू में ऐड होगा। दोनों को ऐड कर लो सर, आ गया फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू। अब लास्ट, थर्ड एंड लास्ट, अगर ओनर ऑफ द हाउस एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर इज नॉट द ओनर ऑफ हाउस, जो घर आपको किराए पे दिया गया है उसका ओनर कौन नहीं है, एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर ने भी किराए पे लेके फिर आपको दिया। अगर एम्प्लॉयर ने आपको किराए पे लेके दिया हुआ है सर, तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, 15% ऑफ सैलरी, और क्या है, एक्चुअल एंड पेड, जो दोनों में से कम हो। यहाँ पे 15% ऑफ सैलरी, आई थिंक ये भी 10% हो जाना चाहिए, आई नीड टू चेक। ये होटल एकोमोडेशन में, तो फर्नीचर हो गया, एग्जाम्पल दे दिया।
10%। पहले कितना था? 15% था। नाउ इट इज सेट, यानी कि मैक्सिमम वही है, 10% कर दिया गया इसको। वही मैं कहा, वो जो चेंज हुआ तो ये भी चेंज हुआ वो। तो कहने का मतलब है किसी भी तरीके से मकान की वैल्यू कितने से ज्यादा नहीं हो सकती है? आपकी सैलरी के 10% ज्यादा नहीं हो सकती है। तो क्या किया जाएगा सर? आपकी सैलरी का 10% या एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो दोनों में से कम होगा, जो दोनों में से कम होगा वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। ये अच्छी बात है ना। अगर दोनों से अधिक कर देते तब तो आपकी हालत खराब हो जाती। मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसको ट्रांसफर किया दिल्ली, नई जगह मिल रही है, तो किसी गेस्ट हाउस में ठहरा दिया, चलो ठीक है गेस्ट हाउस में रुक जाओ। तो गेस्ट हाउस बड़ा होता है, बात समझे कि नहीं समझे? अब उसमें सपोज करो भाई अच्छा खासा उसका रेंट है, अगर उसका रेंट मान लो कंपनी देती है तो 30,000 रुपये तो रेंट देती है, तो 30,000 रुपये रेंट देता है, तुम्हारे 12×3=36, 3,60,000 रुपये में सैलरी में ऐड कर देगी। 4 लाख सैलरी है तुम्हारी, 3,60,000 ये मकान की वैल्यू ऐड होगी, तो हालत तुम्हारी खराब हो जाएगी। तो 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000, और 3,60,000 जो दोनों में से कम हो, सिर्फ 40,000 आपकी सैलरी में ऐड होगी। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे आपका ख्याल रखा गया कि किसी भी तरीके से आपके साथ अनजस्टिस ना हो। क्लियर? अभी मकान की वैल्यू निकल गई, प्लस फर्नीचर की वैल्यू सेम एज अबव। अगर खरीद के लगा के रखा है तो 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट, किराए पे लिखे तो किराए की वैल्यू सीधे सीधे ऐड कर दो। कितना आसान है, आसान है ना। तो मकान की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? अगर कंपनी ने आपको रहने के लिए मकान दिया हुआ है तो पहले चेक करो फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड। बाकी आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि फर्नीचर अगर ऐड किया है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट, से 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट आपके उस फर्नीचर की वैल्यू ऐड हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, अब आपको एक और चीज चेक करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी कहेगा 10% आपके सैलरी की वैल्यू है, जो भी कहेगा आपको उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। फर्नीचर की वैल्यू आपको खुद से निकालना पड़ेगा, फर्नीचर की कितनी वैल्यू, उसका कितना परसेंट है। नाउ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देखना पड़ेगा क्या, कंपनी, बिल्कुल सही, एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ द हाउस और नॉट। अगर एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ द हाउस देन पॉपुलेशन चेक करना है। अगर पॉपुलेशन कितनी है, 15 लाख से कम है, तो 5% ऑफ योर सैलरी आपके मकान की वैल्यू होगी। तो 7.5% ऑफ सैलरी का 15 से 40 है, 40 लाख से अधिक है तो क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अगर सपोज करो सर एम्प्लॉयर मकान का ओनर नहीं है, तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, किराए पे लेके दिया है ना सर। तो अगर उसने किराए पे लेकर अगर दिया हुआ है तो आपके मकान की क्या होगी, आपकी सैलरी का 10% आपकी, तो 10% देख लो, और जो कंपनी उसका रेंट दे रहा है एक्चुअल, जो दोनों में से कम होगा। तो इस तरह से मकान की वैल्यू निकाली जाती है। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? ये है टेबल, ये है चार्ट जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट अगला क्या, अब इस पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल स्टडी करोगे और ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे को दिया हुआ है बेसिक सैलरी कितनी है बंदे की, बंदे की बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपए। ही इज गिवन अ फ्री हाउस बाय द कंपनी, कंपनी ने उसे फ्री हाउस दिया हुआ है। रेंट पेड फॉर द हाउस बाई कंपनी डायरेक्टली 20,000, साफ साफ दे रखा है। रेंट पेड फॉर द हाउस बाई द कंपनी। तो पहले आपको क्वेश्चन करना है, पहले तो फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है, 3 क्वेश्चन पहले जो बोला था मैंने। पहला क्वेश्चन फर्निश्ड हाउस है कि अनफर्निश्ड है, कुछ दिया है नहीं, तो हम क्या मानेंगे, अनफर्निश्ड। हम क्या मानेंगे, अनफर्निश्ड मानेंगे। जब कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम अनफर्निश्ड मानेंगे ना सर। और कहीं सेंटेंस में लग ही नहीं रहा उसमें कुछ फर्नीचर वर्नीचर डाला गया ऐसा कुछ बोल रहा है, तो हम क्या मानेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नॉन गवर्नमेंट। ये दूसरा क्वेश्चन, कुछ नहीं बताया तो क्या मानेंगे, बट ऑब्वियस है नॉन गवर्नमेंट, सही है ना। तो ये बस हो गया सर, 2 सवालों का जवाब हमें मिल गया। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिला, तो अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फिर क्वेश्चन पूछना है तुमसे कि कंपनी का खुद का मकान है कि कंपनी ने किराए पे लेके दिया है। सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है कि कंपनी उसका रेंट दे रही है 20,000 पर मंथ। तो मकान की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है आरएफए, आरएफए मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन, मकान की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे सर, आपको सीधे सीधे पिछला वाला फॉर्मूला देखना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, दिस वन। आपको पता है ये केस है तो ये निकालना है, सैलरी का 10% या फिर जो कंपनी किराया देती है। तो चलिए ये लगा देते हैं,
तो कंपनी उसकी सैलरी देखो 1 लाख पर मंथ है, ध्यान रहे, तो साल का होगा 12 लाख। कितना हुआ? 12 लाख। तो 12 लाख का अगर हम 10% करते हैं 1,20,000 रुपये आएगा, सही है। और मकान का रेंट कंपनी देती है, कितना हो गया? 2 लाख। तो बताओ मकान की वैल्यू क्या माने, 1,20,000 की 2,40,000? मकान की वैल्यू क्या मानेंगे बताओ? 1,20,000 रुपये। विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से क्या होगा? कम होगा। सैलरी का 10% या फिर जब भी रेंट कंपनी देती है वो, जो दोनों में से कम होगा। तो क्लियर हो गया। इसी चीज को और शॉर्ट में देखो यहाँ पे साइड में समझाया गया है, जो पीछे टेबल है और शॉर्ट किया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फीस देख लेना। लाइसेंस फीस मतलब वही गवर्नमेंट जो बताती है मकान की वैल्यू। क्लियर। अगर अदर एम्प्लॉयर है, हाउस टेकन ऑन रेंट और हाउस इज द कंपनी ओनर, अगर कंपनी ओनर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर पॉपुलेशन कितने तक है, 40 लाख, यहाँ पे चेंज करना है, ये हो जाएगा 15 लाख। तो कितना होगा? 5%। और ये 15 से, तो कितना हो जाएगा? 7.5%। और अगर 40 से अधिक होगा तो 10%, मैक्सिमम 10%। और अगर कंपनी ने खुद क्या क्या रखा है, किराए पे लेके रखा है, तो क्या होगा? जो दोनों में से कम हो, रेंट पेड जो कंपनी दे रही है और जो 15%, 10% ऑफ सैलरी, जो दोनों में से क्या होगा? कम होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक सैलरी 20,000, डीए 10,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 1,500, इलेक्ट्रिसिटी बिल है 10,000, उसको एक आल्टो कार मिला है फैसिलिटी। चलो इसकी वैल्यू हम निकालना बताएंगे आगे। आपको कह रहे रेंट पेड फॉर द कंपनी फॉर द हाउस बाय द कंपनी डायरेक्टली 10,000। ठीक है ना। अब नहीं समझ में आ रहा तो चलो मैं इसको आपको इजी करने के लिए मैंने लिख दिया पर मंथ। ये सारा क्या है? पर मंथ है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप पूछोगे क्या, फर्निश्ड हाउस है कि अनफर्निश्ड हाउस है? कैसा घर मिला है उसे? अनफर्निश्ड है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नॉन गवर्नमेंट? नॉन गवर्नमेंट। कंपनी का खुद का मकान है कि कंपनी ने किराए पे लेके दिया है? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सैलरी, अब यहाँ पे कई कंपोनेंट कहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है सर सैलरी का मतलब क्या होता है। हालांकि पहले डिस्कस करना चाहिए था हमें। जब एचआरए पढ़े थे तो वहां पे सैलरी में सिर्फ 3 चीजें आती थी, बेसिक प्लस डीए प्लस अगर कमीशन का अगर फिक्स रेट है तो। सही है। तो ये एचआरए में होता था। लेकिन आरएफए में जब आप रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालते हो तो यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या हो जाता है? बिल्कुल सही। मैंने सीधे आप लोग बात करें कंपुटेशन का अप टू 2 पॉइंट। अप टू 2 पॉइंट का मतलब क्या है? परक्यूजिट निकाल रहे हैं सर। कंपुटेशन का अप टू 2 पॉइंट, अप टू 2 पॉइंट मीन्स व्हाट? बेसिक सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। बेसिक सैलरी जोड़िए, उसमें लीव सैलरी है, उसमें बोनस है, ये ये सारी चीजें सब ऐड करते चले जाइए। बोनस है, कमीशन है, सब ऐड करिए, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। अब जो सैलरी आती है सर उसका आपको करना है 10% या 7.5% या 5%। तो यहाँ देखिए बेसिक भी है डीए भी है, दोनों मिला कितना हुआ? 30,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी है, इसको भी जोड़िए, इसमें कितना लेस होगा? सिर्फ 200 रुपए। सही है ना। और कोई अलाउंस है? नहीं। तो फाइनली इसका जो जोड़ते हैं, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आता है? 2,40,000। इसको मल्टीप्लाई करिए 12 से, इसको मल्टीप्लाई करिए 12 से। ओवरऑल सैलरी आ रही है आपकी 3,75,600। सही है। 3 लाख
ये आपका क्या आया, ध्यान है इसमें परक्यूजन सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको पता है सैलरी में अप टू 2 पॉइंट मैंने ऐड किया है। अब आपकी ये सैलरी आ गई, इसका कितना परसेंट होगा आपके मकान की वैल्यू, आपका इसका पहले 10% निकालना है, तो 10% तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। 37,560 रुपए, ये आपकी सैलरी का 10% है। कंपनी रेंट कितना देती है, 1,20,000 रुपए, जो दोनों में से कम होगा वही मकान की वैल्यू है। तो मकान की वैल्यू कितनी आएगी, 37,560, ये आपकी सैलरी में ऐड होने वाला है, यानी उस मकान की वैल्यू, भले कंपनी रेंट दे रही है 1,20,000 रुपए, आपकी सैलरी में ऐड कितना होना है, 37,500, 560 सॉरी। आरएफए फॉर फर्निश्ड एकोमोडेशन, अच्छा आरएफए फॉर फर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड हाउस समझ गए ना सब, उसमें बस क्या करना है, फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर देनी है। यहाँ पे समटाइम फर्नीचर फर्निश्ड हाउस इज गिवन टू द एम्प्लॉय, इट हैज फर्नीचर्स या मशीन लाइक एसी लगा दिया इन इट, तो आप 10% डेप्रिसिएशन, एक तरह का, भाई आप बस यूज कर रहे हो ना सर, घर नहीं ना लेके जाओगे बाद में, तो जाहिर सी बात है वो आप बस यूज कर रहे हो, वो उसी में लगी रहेगी मकान में, मकान चेंज होगा आपको वो लेके नहीं जाना है, तो उसका 10% डेप्रिसिएशन बस आपके मकान की वैल्यू होगा। और अगर कंपनी रेंट देती है तो जितना भी कंपनी रेंट देगी वो अपने मकान की वैल्यू में क्या कर लेना, ऐड कर लेना। कंपनी हैज टेकन एसी ऑन रेंट, 1,000 का एसी, मतलब 1,000 पर मंथ रेंट देती है, वो एसी लगा के रखा है कंपनी ने, और उसका रेंट कौन दे रहा है, कंपनी, तो सीधे मल्टीप्लाई करो 12 से, तो 12,000 रुपए एम्प्लॉय की सैलरी में हम ऐड कर देंगे। लेकिन कंपनी ने परचेज करके फर्नीचर 30,000 का खरीद के लगाया हुआ है, तो इसका सिर्फ 10% ही ऐड होगा, ध्यान रखना, यानी टोटल फर्नीचर्स की वैल्यू जो ऐड होगी वो कितनी होगी, 15,000। तो समझ में आया, कुछ फर्नीचर खरीद के लगा दिया, कुछ फर्नीचर किराए पे, तो जो किराया तो पूरा किराए की वैल्यू, और जो खरीद के लगाया उसका 10%। इन दोनों को जोड़े हैं सर, कितना आएगा, यहाँ 12,000 रुपए हुआ एसी का किराया जो कंपनी देती है, और कंपनी ने फर्नीचर खरीद के लगाया था 30,000 का, तो 30,000 का सिर्फ 10% कितना होता है, 3,000, इन दोनों को जोड़े तो कितना आता है, 15,000। अब इसमें कौन सा, डेप्रिसिएशन 10% ऑलरेडी साल भर का है वो ना। एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट, कंसेशनल रेंट क्या होता है, अगर आपकी सैलरी से हर महीना कुछ काटा जा रहा था, जैसे ये वाले केस में आपके मकान की वैल्यू कितनी आई थी, पहले वाले केस में बताइए मकान की वैल्यू कितनी आई थी, 1,20,000। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आपके मकान की वैल्यू आई थी 1,20,000 रुपए। अगर आपकी सुविधा के लिए आपकी सैलरी से हर महीने कुछ कटौती हो रही है, जस्ट लाइक हर महीने 2,000 रुपए आपकी सैलरी से काट लिया जा रहा है, कितना रुपए, 2,000 रुपए, तो इसमें से माइनस कर देना 24,000। क्यों माइनस कर देना, क्योंकि उतना तो काट लिया ना कंपनी ने, उतना तो ले ही लिए, तो हमें फायदा कितने का हुआ, हमें फायदा हुआ 96,000 का, तो ये आपकी सैलरी में ऐड होगी। मान लो नीचे के केस में, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारे मकान की वैल्यू कितनी आई थी, 37,000, मान लो हर महीने आपकी सैलरी से 1,000 रुपए काट रहे थे इसी बात के लिए, क्योंकि आपको मकान दिया हुआ है। जितने लोग भी रेलवे में रहते हैं ना, रेलवे कॉलोनी में या फिर टीचर्स कॉलोनी में जो टीचर्स रहते हैं, उन सभी की सैलरी से एक सर्टेन अमाउंट कटता है ना, तो जो सर्टेन अमाउंट कटता है वो माइनस हो जाएगा। अब आपकी सैलरी से हर महीने 1,000 रुपए काटा जा रहा था, तो 12,000 रुपए ये भी माइनस करो, अब जो आएगा 27,560, ये क्या है, सॉरी 27 का 25 आएगा, 25,560, ये क्या है, इसको हम कंसेशनल वैल्यू कहते हैं। कि 96 को क्या बोलोगे, कंसेशनल वैल्यू, उतनी आपको छूट मिली ना, आपको 1,20,000 की चीज 24,000 में मिल गया, तो कितने का छूट मिला, बाकी यही है परक्यूजिट्स और कुछ नहीं है। वैल्यू ऑफ हाउस निकालना, उसमें से लेस कर देना अगर तुम कहीं सैलरी से कुछ काटा जा रहा है,
अब जो वैल्यू बचेगा उसी को कंसेशनल वैल्यू कहेंगे। तो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, खुद से स्टडी कर लेना। लास्ट, होटल एकोमोडेशन। होटल एकोमोडेशन होता क्या है? अगर कंपनी ने आपको ट्रांसफर किया कहीं भी, ओनली ड्यू टू ट्रांसफर, अगर आपको कभी होटल में रुकवा दिया कि अभी तुम्हारे मकान की सुविधा हो नहीं पा रही है, फैसिलिटी हम करा नहीं पा रहे हैं, ऐसा कर दो, कोई होटल रह करके ना रुक जाओ। अगर ट्रांसफर के कारण आपको 15 दिन तक होटल में रुकना पड़ा, है ना, तो आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होने वाला। उसका रेंट तो कंपनी ने दिया, आप ही का खर्चा उठा रही थी कंपनी, लेकिन आपकी सैलरी में कुछ नहीं ऐड होगा, क्योंकि उसने कितने दिन तक आपको रोका? 15 दिन, अप टू, वो भी किस कारण से? नॉट टैक्सेबल, आपकी सैलरी में कुछ नहीं ऐड होगा। लेकिन 15 दिन से ज्यादा रोक दिया, 15 दिन से बदला 1 महीना रुकना पड़ गया, 2 महीना रुकना पड़ गया, बाद में तुम्हारे मकान की सुविधा हो पाई, जो भी है, तो ऐसे में मकान आपकी, कैसे आपके मकान की वैल्यू निकाली जाएगी? आपकी सैलरी का 24%। वो आज भी वही रूल है, इसको नहीं चेंज किया गया, दिस इज अनचेंज्ड, ठीक है। तो सैलरी का 24% या होटल चार्जेस, जो दोनों में से क्या होगा? कम होगा, वो आपकी मकान की वैल्यू निकाली जाएगी। सवाल उठता है यार, सबसे इंपॉर्टेंट यही कि 24% ऑफ सैलरी किसका? एनुअल का। नहीं नहीं नहीं, जितना दिन तुम होटल में रुके उतने दिन की सैलरी का। सपोज तुम 2 महीना होटल में रुक गए, कितना महीना? 2 महीना, तो 2 महीने का सैलरी निकाला जाएगा तुम्हारा, उस सैलरी का 24%, एनुअल सैलरी का नहीं। सर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2 महीने तुम होटल में रुकना पड़ा, अब तुम्हारी 2 महीने की सैलरी कितनी है? सर वो हर महीने तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपए, तो 2 महीने की सैलरी कितनी हो गई? 60,000 रुपए। 60,000 का 24% निकालो, निकालो जी, कितना आएगा? 14,400 रुपए, 14,400 रुपीज। ये आपके उस होटल, और होटल का चार्जेस हर दिन का कितना था? हर दिन का 2,000 रुपए था। कितना हो जाएगा? 60 दिन का 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए 60 दिन का, एक दिन का 2,000 रुपए। चलो 1,000 कर दे क्या होटल का दाम? चलो कम कर दे रहे, 60,000 हुआ ना। तो 60,000 रुपए और 14,400, जो दोनों में से कम हो, आपकी सैलरी में 14,400 ऐड होगा उस होटल एकोमोडेशन का परक्यूजिट। लेकिन अगेन सुनो, होटल में कितने दिन रुकना पड़ा? तो नहीं ऐड होने वाला। 15 दिन या उससे कम, 15 दिन या उससे, तो आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होने वाला। तो होटल एकोमोडेशन भी मैंने कंप्लीट कर दिया। कई बार होता है आपका, क्या होता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है कंपनी कि आपका, हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, गोरखपुर से लखनऊ चले जाओ। तो कुछ लोग होते हैं बहुत चालू होते हैं, गोरखपुर का भी मकान छिपाए रहते हैं, और लखनऊ में जो नया मकान मिल जाता है उसको भी छिपा लेते हैं। मतलब समझे ना, दोनों को कवर अप कर लियो। और यहाँ पे भी पूरी तरह से नहीं छोड़ रहे, वहां पे कब्जा कर लिए, यहाँ पे भी कब्जा अभी तुम्हारा है। कब्जा समझ रहे हो ना? बीच में बहुत आया था नेताओं लोग का, बहुत लोग का ऐसा न्यूज है ना, पद से हट जाते फिर भी मकान नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 हाउस, आप एक समय में कितने हाउस रख रहे हो? 2 हाउस। तो ध्यान रहे, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट 90 डेज तक गवर्नमेंट थोड़ा लिबरल है कि चलो शिफ्टिंग करने में टाइम लगता है, तो हम किसी एक मकान की वैल्यू को ही हम लोग आपकी सैलरी में ऐड करेंगे, एक ही मकान की वैल्यू को सैलरी में ऐड करने वाले, दोनों मकान को नहीं। लेकिन अगर 90 डेज के बाद भी तुम ढीठ बन के वहीं बैठे हुए हो, नहीं समझे, दोनों कवर अप की हो, तब दोनों मकान की वैल्यू तुम्हारी सैलरी में क्या होने वाली है? ऐड होने वाली है। क्लियर हो गया सबको ये वाला पॉइंट? कहीं कोई दिक्कत? अगर तुम क्या हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या यूनियन मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्रीय मंत्री हो, या लीडर ऑफ अपोजिशन हो, है ना, आपको जो भी मकान मिला है इट इज फुल्ली, आपकी सैलरी में कुछ नहीं ऐड होगा। बात समझे ना? आप अगर केंद्रीय मंत्री हो, अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हो, तब फिर वही बात, क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज हो तुम, तब तुम्हें एग्जेम्पशन मिलेगा। परक्यूजिट्स मैंने पहली लाइन में क्लियर कर दिया था। क्या क्लियर कर दिया था?
कि आपको इसका एग्जाम्पशन कब तक मिलता है, जब तक आप एम्प्लॉयमेंट में हो तब तक परक्यूजिट मिलता है। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट से हटोगे ये परक्यूजिट आपसे क्या कर ली जाती है, छीन ली जाती है। बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट आरएफए किसके में, अगर आप कहाँ पे काम कर रहे हो, माइन साइट में। माइन साइट मतलब जैसे खदान उदान होता है, माइन साइट हो गया, डैम साइट जहां डैम बन रही है वहां आप रह रहे हो, ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन जहां से तेल उल निकल रहा है, कच्चा तेल, वहां पे रहना पड़ जाता है। तो उस केस में क्या आपकी सैलरी में क्या ऐड होगा, मकान की वैल्यू। तो वहां पे अगर वो रिमोट एरिया में, किस एरिया में, रिमोट एरिया समझते हैं, शहर से एकदम कट जाओ, शहर से एकदम कट जाओ, वहां पे कुछ आसपास कुछ नहीं मिलता सर, बात समझे, आउटर एरिया जिसको हम बोलते हैं। जस्ट लाइक अगर यहाँ की बात करो तो जंगल वंगल में पहुंच जाओ, जहाँ कहीं आसपास कहीं कुछ नहीं है ना। तो रिमोट एरिया में जैसे तेल जहां निकलेगा तो वहां आसपास कोई रहेगा नहीं, जहां कोयला निकलेगा आसपास कोई रहेगा नहीं, बात समझे ना। तो उसके आसपास तो कई दूर कई किलोमीटर तक कोई नहीं रहता सर, उसको बोलते रिमोट एरिया। वो केजीएफ मूवी देखे हो ना, केजीएफ, बात समझे ना। तो वो सब दिखाया गया है। तो रिमोट एरिया, उसकी उस जगह पे क्या होता है, ट्रक से लोगों को, लेबर्स को लेके जाया जाता है, आया जाता है। अगर वहीं बना दिया गया रहने के लिए तो एग्जाम, ठीक है ना। खाने पीने के लिए कंपनी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, वही ला के देगी तभी खा पाओगे, वरना आओगे जाओगे कैसे। नेक्स्ट, अप टू 8 किलोमीटर तक म्यूनिसिपल एरिया के अगर 8 किलोमीटर के दायरे में आता है, नगर निगम के 8 किलोमीटर के दायरे में अगर वो जगह है, ऐसी जगह पे अगर आपको रहने के लिए दिया गया है जगह, लिविंग इन टेम्पररी स्ट्रक्चर, कितने स्क्वायर फीट की, 800 स्क्वायर फीट की, इट इज ऑल्सो एग्जाम, ठीक। अदर एरिया है तब तो टैक्सेबल है, जैसे पीछे पड़े थे वैसे ही। अदर एरिया में मिला है तो जैसे पीछे टैक्सेबल था वैसे ही आपका टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने रेंट फ्री अकोमोडेशन कंप्लीट कर लिया। अब बस आपको क्या करना है, इस पे क्वेश्चन लगाना है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन कंप्लीट। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा या मेडिकल रिइंबर्समेंट, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 18th को कवर करेंगे। कल 15 अगस्त है तो सब लोग सेलिब्रेशन के लिए 10 बजे यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना।